हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस की फर्स्ट यूनिट है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन और इसका फिफ्थ टॉपिक है ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी की जो फर्स्ट 10 टॉपिक्स हैं वो हमने लेक्चर 9 में डिस्कस कर लिए थे। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रीज़ एंड रूटेड ट्रीज़। इसके अंदर हम बेसिक्स ऑफ ट्री एक्चुअली पूरा कवर करेंगे। अगर आपको ऑलरेडी पता है डिसेंडेंट एंसेस्टर क्या होता है ट्री के अंदर, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, या ट्री डायमीटर, एम एरे ट्री, बाइनरी ट्री, सेंटर एंड बाई सेंटर ऑफ ट्री, अगर आपको ये टर्म्स ऑलरेडी फेमिलर हो तो आप स्किप कर सकते हो इस लेक्चर को, अदरवाइज इसको देख लेना। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम ये वाला टॉपिक लेंगे। सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। सपोज हमें यहाँ पे ये एक ट्री गिवन है, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे ऊपर टॉप नोड होती है, पहले तो ये ABCD जो है ये नोड्स हैं, और नोड्स को वर्टिसेस भी बोलते हैं, और आपस में जिस लाइनों से कनेक्टेड रहते हैं इन लाइंस को बोलते हैं एजेस। फिर जो सबसे टॉप नोड होती है उसको बोलते हैं रूट नोड, और जो लास्ट में जो भी नोड्स होंगी जैसे कि GH देख लो, इनके आगे और कोई कनेक्शन नहीं है, I के आगे कोई नहीं है, तो ये I, LM, ये जो लास्ट की जो नोड्स हैं ये कहलाएंगी लीफ नोड्स। और बाकी रूट नोड और लीफ नोड के बीच में जो बची हुई नोड्स होती हैं वो कहलाती हैं इंटरनल नोड्स, ठीक है। नोड्स, इंटरनल नोड्स, एजेस, रूट नोड, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड। ये क्या होता है, सपोज ये D जो है यहाँ पे गिवन है, ये G और H से कनेक्टेड है, ठीक है। तो G और H जो होंगे वो चाइल्ड हैं D के, और D जो है वो है पेरेंट G और H का। सिमिलरली E है पेरेंट I और J का, I और J चिल्ड्रंस हैं E के। सिबलिंग्स क्या होते हैं, सिबलिंग्स वो हैं जिनका सेम पेरेंट हो, जैसे G और H का सेम पेरेंट है D, तो G और H जो है वो सिबलिंग है। I और J का सेम पेरेंट है E, तो ये I और J जो है वो है सिबलिंग्स। लीफ नोड देख लिया। नेबर्स, जो इमीडिएट नोड्स कनेक्टेड रहती हैं किसी भी नोड से वो उसके नेबर्स होते हैं। जैसे D के इमीडिएट नोड्स कौन से हैं, G, H और B, तो ये D के नेबर्स हो गए G, H, B। E के नेबर्स हैं I, J, B। L का नेबर है J। इस तरह से पाथ, किसी भी नोड से दूसरे नोड तक जाने का के लिए जो बीच में सेट ऑफ वर्टिसेस आएंगे वो कहलाएगा उसका पाथ। जैसे कि अगर हमें G से A तक जाना है तो DBA ये पाथ हो गया। G से हमें K तक जाना है तो DBACFK ये पाथ हो गया। डिग्री ऑफ वर्टेक्स या डिग्री ऑफ नोड, कितनी नोड्स उससे कनेक्टेड है वो उसकी डिग्री होती है। जैसे D से कितनी कनेक्टेड है, 1 2 3, तो D की डिग्री हो गई 3। A से 2 कनेक्टेड है तो A की डिग्री हो गई 2। F की डिग्री है 1 2, तो F की डिग्री हो गई 2। अब देखते हैं डेप्थ या लेवल ऑफ वर्टेक्स। क्या होता है डेप्थ ऑफ या लेवल ऑफ वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स का रूट नोड से जो डिस्टेंस होता है वो उसकी डेप्थ होती है। जैसे B और C का जो लेवल है वो 1 है, डेप्थ है 1 है। क्यों, क्योंकि ये रूट नोड से 1 डिस्टेंस में है। DEF का है लेवल 2। हाइट ऑफ ट्री या ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ रूटेड ट्री क्या होती है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा किसी भी वर्टेक्स का रूट नोड से, वो उसकी हाइट या डेप्थ ऑफ रूटेड ट्री होगी। अब जैसे यहाँ तो लास्ट लीफ यहीं पे एंड हो रही है, सब लेवल 2 पे एंड हो रही है, तो इस वाली जो ट्री की जो डेप्थ है, ग्रेटेस्ट डेप्थ है या हाइट है, वो कहलाएगी 2। अगर सपोज F से और कोई और कनेक्टेड रहते, वर्टिसेस 2 और कनेक्टेड हैं सपोज हमारे पास में, तो फिर इस लास्ट लेवल पे कौन सी हो जाएंगी, ये दोनों लीफ नोड हैं, और इस लीफ नोड का A से कितना डिस्टेंस है 3, तो इस ट्री की जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 3। सेंटर ऑफ ट्री या ट्री डायमीटर, उससे पहले देखते हैं एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या होती है, कोई भी वर्टेक्स है किसी ग्राफ में या किसी ट्री के अंदर कोई भी वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स का दूसरे वर्टिसेस से जब डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे यहाँ पे ये सारे वर्टिसेस हमने दिए हुए हैं ABCDEF, यही वर्टिसेस हैं इसके अंदर, और तो हमने A से डिस्टेंस 0, A का B से डिस्टेंस 1, A का C से डिस्टेंस 1, A का D से डिस्टेंस 1 2, तो 2, तो ये हमने सारे डिस्टेंसेस ऐसे लिखे हुए हैं। वैसे D का F से डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4, तो D का जो है F से डिस्टेंस लिखा है हमने ये रहा 1 2 3 4, तो 4 आया था ये रहा। तो इस तरह से हमने सारे डिस्टेंस निकाले। अब जो मैक्सिमम डिस्टेंस निकलेगा ना, इसका सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस हमें देख लो यहाँ पे 4 मिल रहा है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कहलाएगी एसेंट्रिसिटी इस ट्री की। अब सेंटर ऑफ ट्री क्या होता है, और वर्टेक्स विथ मिनिमल एसेंट्रिसिटी, जिसकी एसेंट्रिसिटी सबसे कम हो उसको कहते हैं सेंटर ऑफ ट्री। और ट्री डायमीटर क्या होगा, जिसकी एसेंट्रिसिटी मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी इन द ट्री इज द ट्री डायमीटर।
जैसे यहाँ पे हमने देखा डी, ई और एफ, इनकी जो है मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी 4 वैल्यूज़ इन्हीं में आ रही है, राइट। तो इनकी जो है मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी है। अब इन नोड से सबसे पास वाली नोड कौन सी होगी, जो कि हम सेंटर ऑफ ट्री कहलाएगा, क्योंकि मिनिमल एसेंट्रिसिटी वाला कहलाता है। तो बी और सी जो है इनके सबसे पास में है, तो बी या सी में से कोई एक हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ ट्री है। और ट्री डायमीटर तो वही लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ ही होता है, और जो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ है वो 4 है हमारे पास, यहाँ पे देख लें डिस्टेंस, तो वो ट्री डायमीटर 4 हो जाएगा। डिसेंडेंट एंड एंसेस्टर्स क्या होते हैं, डिसेंडेंट एंसेस्टर और प्रॉपर डिसेंडेंट और प्रॉपर एंसेस्टर। कोई भी नोड जो है उसका डिसेंडेंट या एंसेस्टर कैसे होगा, जैसे कि सपोज रूट नोड से लेके उस नोड तक के पाथ में अगर वो वर्टेक्स आ रहा है तो वहाँ पे एंसेस्टर डिसेंडेंट वाला रिलेशनशिप होगा। जैसे कि बी और डी, तो यहाँ रूट नोड से अगर मैं डी तक ट्रैवल करूँ तो बी नोड आ रही है बीच में, दैट मीन्स इनमें एंसेस्टर और डिसेंडेंट वाला रिलेशनशिप है। तो बी जो है वो तो कहलाएगा एंसेस्टर और डी कहलाएगा डिसेंडेंट। तो डी के जो एंसेस्टर्स हैं वो कौन कौन है, ए बी, और डी का डिसेंडेंट कौन है, डी का डिसेंडेंट डी खुद ही है। लेकिन अगर मैं डी का बोलूँ कि डी का प्रॉपर डिसेंडेंट कौन है, तो प्रॉपर डिसेंडेंट कोई नहीं, क्योंकि नीचे और कोई नोड्स नहीं है, दैट्स वाई डी का कोई प्रॉपर डिसेंडेंट नहीं होगा। लेकिन बी के प्रॉपर डिसेंडेंट्स होंगे, क्यों, क्योंकि बी से आगे और नेक्स्ट लेवल पे और नोड्स हैं, डी और ई हैं, तो बी के प्रॉपर डिसेंडेंट्स होंगे। लेकिन डी, एफ और ई एफ का नहीं होगा, लीफ नोड के जो हैं वो प्रॉपर डिसेंडेंट्स नहीं होते, बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड द नोड इट सेल्फ। प्रॉपर डिसेंडेंट और प्रॉपर एंसेस्टर के केस में ये रहता है। तो सपोज अगर मैं बोलूँ डी और सी के बीच में एंसेस्टर डिसेंडेंट रिलेशनशिप है क्या, नहीं, यहाँ पे नहीं रहेगा। डी सी का जो है एंसेस्टर है वो ए है, और सी का जो डिसेंडेंट है वो है एफ। तो इस तरह से एंसेस्टर डिसेंडेंट रिलेशनशिप होता है। फॉरेस्ट क्या होता है, कोई ग्राफ जिसके अंदर डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ ट्रीज हो। जैसे सपोज यहाँ पे हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, इसके अंदर 2 ट्रीज हैं और दोनों डिसजॉइंट है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो ये जो ग्राफ कहलाएगा वो कहलाएगा फॉरेस्ट। हेज क्या होता है, हेज मतलब ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ट्रीज। जैसे इस ग्राफ के अंदर सपोज इन ट्रीज को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर सीक्वेंस में रखा गया तो वो हेज कहलाएगा। फिर टर्मिनल वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 हो। सेंटर ऑफ ट्री हमने अभी देखा था, जिसकी मिनिमल एसेंट्रिसिटी होती है, वो उस वर्टेक्स को कहलाते हैं, सेंटर ऑफ ट्री कहलाता है वो। सेंटर ऑफ ट्री वर्टेक्स एक्चुअली क्या करता है, जितने भी दूसरे वर्टिसेस हैं उस ट्री के अंदर, उनका जो डिस्टेंस है वो मिनिमाइज कर देता है। सेंटर ऑफ ट्री अभी हम देखेंगे कैसे निकालते हैं, सेंटर और बाय सेंटर ऑफ ट्रीज कैसे निकालते हैं अभी हम देखेंगे। बाय सेंटर ऑफ ट्रीज सपोज इस तरीके के 2 वर्टिसेस एग्जिस्ट करते हैं ग्राफ में, जो दूसरे वर्टिसेस से के पास जाने का डिस्टेंस मिनिमाइज कर देते हैं, तो वो ट्री के अंदर वो दोनों जो वर्टिसेस कहलाएंगे बाय सेंटर ऑफ ट्री। इन दोनों को निकालने से पहले हम देखते हैं ट्री प्रॉपर्टीज। क्या होता है ट्री, कनेक्टेड, एसाइक्लिक, अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। हर वर्टेक्स पेयर के बीच में एक यूनिक पाथ एग्जिस्ट करता है, किसी भी वर्टेक्स से कहीं पे भी जाना हो एक यूनिक पाथ मिलेगा हमें वहाँ जाने के लिए। अगर n नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं ट्री के अंदर तो n-1 नंबर ऑफ एजेस होंगे। जो रूट नोड होती है उसकी डिग्री 0 रहती है, लीफ नोड जो होती है उनकी डिग्री 1 होती है, और इंटरनल नोड जो भी होंगी उनकी डिग्री एटलीस्ट 2 होती ही है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये हो गई ट्री की प्रॉपर्टीज़। पॉलीट्री, इसको डायरेक्टेड ट्री, ओरिएंटेड ट्री या सिंगली कनेक्टेड नेटवर्क भी बोलते हैं। सपोज कोई डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है हमारे पास, और उसके अगर हम डायरेक्शंस हटा दें तो हमें ट्री मिल जाता है, मतलब ट्री की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है वो डायरेक्शंस हटाते, तो वो कहलाएगा पॉलीट्री। सपोज हमारे पास कोई डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है और उसके डायरेक्शंस हटाने पर हमें अंडरलाइनिंग एक फॉरेस्ट मिलता है, तो वो पॉलीफॉरेस्ट कहलाएगा, या डायरेक्टेड फॉरेस्ट या ओरिएंटेड फॉरेस्ट। लेबल ट्रीज मतलब लेबल ट्री मतलब जो वर्टिसेस हैं उनको लेबलिंग किया हुआ है। नॉर्मली इंटीजर्स असाइन होते हैं उनको 1 2 3 4, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स असाइन रहते हैं। सपोज हमारे पास में कोई n नंबर ऑफ वर्टिसेस, n लेबल्ड वर्टिसेस हैं हमारे पास में, तो इस n लेबल वर्टिसेस से कितने नंबर ऑफ तरीके के ट्रीज बनाए जा सकते हैं। तो काइल्स फॉर्मूला था एक, n⁻2 ट्रीज पॉसिबल हैं इसके कॉम्बिनेशन के। जैसे सपोज यहाँ पे काइल्स फॉर्मूला, हमारे पास 2 लेबल्स अवेलेबल हैं, रेड और ब्लू, तो रेड और ब्लू 2 लेबल अवेलेबल है तो एक ही तरीके का ट्री बन सकता है, ये इस तरह से ये ट्री बनेगा। अगर 3 लेबल्स अवेलेबल हैं
रेड, ब्लू और ग्रीन। तो रेड रूट नोड बन सकता है और ब्लू और ग्रीन लीफ नोड, ब्लू ग्रीन लीफ रूट नोड बन सकता है और ये दोनों लीफ नोड। तो ये 3 तरीके के ट्रीज पॉसिबल हैं काइल्स फार्मूला के अकॉर्डिंग। अगर हम इसके अंदर फॉर्मूले में एन की वैल्यू रख के देखें, एन जो है नंबर ऑफ लेबल्स हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ 3 बन सकते हैं। जैसे 3 लेबल्स हैं तो 3⁻³ माइनस 2 क्या आएगा, 3 आएगा। तो 1 2 3 ये 3 तरीके के पॉसिबल हैं। देन अगर हमारे पास में 4 लेबल्स हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, 4 लेबल्स पॉसिबल हैं, तो कितने अलग अलग तरीके के ट्रीज बन सकते हैं? ये 16 तरह के ट्रीज बन सकते हैं 4 लेबल्स से। कैसे पता चल रहा है हमें कि 16 बन सकते हैं? इस फॉर्मूला से पता चल रहा है। जैसे वैल्यू रख के देखें अगर, तो यहाँ 4 लेबल्स हैं हमारे पास में, ठीक है। तो एन की वैल्यू हो गई 4 माइनस 2 फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करी तो आया 4⁻² विच इज 16। तो हमें पता चल गया कि 4 लेबल्स होंगे तो 16 तरीके के ट्रीज पॉसिबल हैं। ये काइल्स फॉर्मूला से पता चलता है। अनलेबल्ड ट्रीज, ऐसा ट्री जिसके अंदर जो है वर्टिसेस को कोई लेबल असाइन नहीं किया हुआ है, ऐसे ही नॉर्मली रैंडमली एक ट्री बना हुआ, जैसे सपोज यहाँ पे एक ट्री बना दिया हमने, यहाँ पे रूट नोड है लेकिन रूट नोड को कोई लेबल असाइन नहीं किया हुआ, फिर आगे और जा रहा है ऐसे ऐसे। तो ये जो ट्री है ये अनलेबल्ड है, कुछ भी नहीं है, असाइन नहीं किया हुआ लेबल, ABCD नहीं लिखा हुआ, 1 2 3 नहीं लिखा हुआ, कलर्स असाइन नहीं किए हुआ, अनलेबल्ड ट्री है। तो स्ट्रक्चरली अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, लेकिन तो अगर हमारे पास में n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो कितने अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं? उस n नंबर ऑफ नोड्स से कितने अलग अलग पॉसिबल स्ट्रक्चर्स की ट्री बनाना पॉसिबल है, वो क्लैटलन नंबर से पता चलता है हमें। उसका फॉर्मूला क्या है? Cn इज 2n फैक्टोरियल अपॉन n+1 का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। इस फॉर्मूला में वैल्यूज डालेंगे तो पता चल जाएगा, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स जो अवेलेबल है वो। रिकर्सिव ट्री, रिकर्सिव ट्री जो है वो लेबल्ड ट्री के ऊपर किया जाता है। मतलब सपोज हमारे पास में कोई ट्री है, उसके अंदर जो है नोड्स ABCD इस ऑर्डर में ऐड किए गए, तो जब हम उस नोड को कंस्ट्रक्ट करेंगे या उसको ट्रैवर्स करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ऑर्डर है वो फॉलो हो रहा है, तो वो कहलाएगा रिकर्सिव ट्री। अगर ऑर्डर फॉलो नहीं होगा तो इररिकर्सिव ट्री कहलाएगा। इररिड्यूसिबल ट्री, इसको बोलते हैं सीरीज रिड्यूसिबल ट्री। ऐसा ट्री जिसके अंदर कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं हो जिसकी डिग्री 2 हो, वो कहलाएगा इररिड्यूसिबल ट्री। सीरीज पैरेलल ट्री या सीरीज रिड्यूसिबल ट्रीज, इस तरीके की ट्रीज जो कि कंस्ट्रक्ट करे जा सकते हैं रिकर्सिवली बाय कंबाइनिंग स्मॉलर ट्रीज। जैसे कि सीरीज कंपोजिशन के थ्रू हमने कोई ट्री को बनाया, जैसे T1 और T2 2 स्मॉल ट्रीज हमारे पास हैं, तो हमने सीरीज कंपोजिशन के थ्रू अगर हमने कोई ट्री बनाया तो वो सीरीज पैरेलल ट्री कहलाएगा। सीरीज कंपोजिशन कैसे होता है कि वो लीफ से कनेक्ट होता है, जैसे ABCD तो B और C कनेक्ट होंगे एज, तो इस तरीके से ये सीरीज कंपोजिशन बन जाएगी। पैरेलल कंपोजिशन में क्या होता है, वो नए रूट से कनेक्ट हो जाएंगी। इन दोनों की रूट्स A और C दोनों की रूट है, तो A और C जो है वो एक नई रूट से कनेक्ट हो जाएगी, तो ये पैरेलल कंपोजिशन से बन गया ट्री, ये सीरीज कंपोजिशन। रूटेड ट्री क्या होता है? रूटेड ट्री मतलब कोई भी कनेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, मतलब जो ग्राफ है वो कनेक्टेड है, उसके अंदर कोई साइकिल्स नहीं है, उस तरीके का ग्राफ जहाँ पे एक नोड जो है स्पेशल नोड होती है जिससे कि सारी दूसरी नोड्स ओरिजिनेट हो रही होती है, और वो जो स्पेशल नोड है वो कहलाती है रूट नोड। तो उस तरीके के ट्री कहलाता है रूटेड ट्री। एम एरे ट्री, if every internal node of a rooted tree has more than m children that is called m array tree। मतलब कम से कम m तो चिल्ड्रंस होने ही चाहिए। जैसे कि 2 array ट्री देखें हम, ये जो है 2 array ट्री है, क्योंकि हर नोड को देख लो उसका कम से कम 2 चिल्ड्रंस तो है ही, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लीफ नोड को छोड़ के। ऑफकोर्स रूट नोड के 3 हैं चिल्ड्रंस, इस नोड का 2, इसके 2, इसके 2, तो ये जो है ये 2 array ट्री तो है ही। तो वैसे ही कम से कम m चिल्ड्रंस होते हैं तो वो m array ट्री कहलाती है। 2 चिल्ड्रंस तो 2 array ट्री, 2 array ट्री को बाइनरी ट्री भी बोलते हैं, 3 array ट्री को टेरनरी ट्री भी बोलते हैं। ये टेरनरी ट्री नहीं है क्योंकि हर नोड के कम से कम 3 चिल्ड्रंस नहीं है, जैसे कोई ये यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे भी 2 ही हैं, तो ये 2 array ही है। कंप्लीट m array ट्री या फुल m array ट्री,
कंप्लीट एमरी ट्री मतलब कि हर नोड के m चिल्ड्रंस ही हैं, ना m से ज़्यादा ना m से कम, एग्जैक्टली m चिल्ड्रंस हैं अगर, तो वो कहलाएगा एमरी ट्री, लीफ नोड को छोड़ के ऑफ कोर्स। बाइनरी ट्री, वही बाइनरी ट्री हमने देखा, टू एरी ट्री जो होता है वही बाइनरी ट्री कहलाता है, मतलब हर नोड के जो है 2 चिल्ड्रंस ही हों, वो बाइनरी ट्री कहलाएगा। ये बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि रूट नोड के यहाँ 3 चिल्ड्रंस हैं, 2 ही होने चाहिए। परफेक्ट बाइनरी ट्री, it is a binary tree in which all the internal nodes have 2 children only and all the leaf nodes are at the same level, मतलब लीफ नोड सारे सेम लेवल पे होने चाहिए और हर इंटरनल नोड का 2 ही चिल्ड्रन हो, तो वो कहलाएगा परफेक्ट बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री मतलब बाइनरी ट्री, ऐसा बाइनरी ट्री जिसके हर नोड में 2 ही चिल्ड्रन हो एक्सेप्ट द लीफ नोड। अब परफेक्ट बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री में डिफरेंस क्या है, अभी परफेक्ट हमने पढ़ा था, उसमें ये है कि लीफ नोड जो होती हैं वो सारी सेम लेवल पे होती हैं। फुल बाइनरी ट्री में ये नेसेसरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि रूट नोड भी ये फॉलो करता है, रूट नोड के भी 2 ही चिल्ड्रन होने चाहिए दोनों केसेस में। कंप्लीट बाइनरी ट्री, देन कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है, ये जो फिलिंग शुरू होती है ट्री की वो लेफ़्ट से राइट होती है, मतलब लेफ़्ट साइड ट्री की जो पूरी फिल होनी चाहिए। सपोज ये एग्जांपल देखते हैं, ये फर्स्ट ट्री दिया हुआ है हमें यहाँ पे, ये वाला ट्री ऊपर वाला, तो इसके अंदर हर नोड का 2 चिल्ड्रंस हैं। फुल बाइनरी ट्री में ये होता है कि हर नोड के जो एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रंस होने चाहिए एक्सेप्ट द लीफ नोड, तो लीफ नोड्स को छोड़ के हर नोड के 2 चिल्ड्रंस हैं, तो ये फुल बाइनरी ट्री है। लेकिन क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नहीं है कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला साइड जो है पहले यहाँ से फिल होना चाहिए था, अब ये वाला साइड तो फिल नहीं किया और इन्होंने यहाँ पे इस नोड के और चिल्ड्रंस डाल दिए, तो दैट्स वाई ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। कंप्लीट बाइनरी ट्री जितना हो सके लेफ्ट से फिलिंग शुरू होती है, लेफ्ट कंप्लीट फिल्ड होना चाहिए। देन ये तो ना इधर फुल है ना ही, क्योंकि 2 चिल्ड्रन नहीं है, हर नोड के 2 चिल्ड्रंस होने चाहिए, 2 नहीं है, तो ये तो फुल बाइनरी ट्री भी नहीं है और कंप्लीट बाइनरी ट्री भी नहीं है क्योंकि राइट साइड से फिल्ड है। ये वाला देखें तो ये फुल भी है और कंप्लीट भी है। इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, ये वाला बाइनरी ट्री, तो हर नोड के 2 चिल्ड्रंस होने चाहिए एग्जैक्टली फुल बाइनरी ट्री में, लेकिन इस नोड का एक ही चिल्ड्रन है, दैट मीन्स ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है। लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्योंकि ये लेफ्ट साइड से फिल्ड है, ये दोनों तो लेवल्स बराबर हैं, ये लेवल बराबर है, तो यहाँ पे ये लेफ्ट नोड है। अगर इसी जगह राइट होता तो ये नहीं रहता, राइट नहीं भी होगा तो चलेगा, इसमें लेफ्ट होना ज़रूरी है, लेफ्ट से फिलिंग रहती है कंप्लीट बाइनरी ट्री की। देन इज डीजनरेट बाइनरी ट्री या पैथोलॉजिकल ट्री। डीजनरेट बाइनरी ट्री मतलब हर नोड, पेरेंट नोड का सिर्फ एक ही चिल्ड्रन रहता है, चाइल्ड नोड हो, वो कहलाता है डीजनरेट बाइनरी ट्री। ये एक लिंक लिस्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। सपोज डीजनरेट बाइनरी ट्री यहाँ पे ही दिया हुआ है, देखो हर नोड का एक ही चिल्ड्रन है, तो ये है एक डीजनरेट बाइनरी ट्री। इस साइड में कोई चिल्ड्रन नहीं है, नल है, यहाँ पे भी नल है, यहाँ पे भी नल है। एक्चुअली ये इस तरीके का बना हुआ है वो ट्री, लेकिन यहाँ पे हर नोड का एक ही चाइल्ड है। देन है स्क्यूड बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्रीज जो है वो स्क्यूड भी रह सकते हैं, लेफ्ट स्क्यू भी हो सकते हैं, राइट स्क्यू भी हो सकते हैं। कैसे होते हैं स्क्यूनेस? ऑल नोड्स हैव ओनली अ राइट चाइल्ड। अगर राइट साइड में चाइल्ड आते जाएंगे तो ये राइट स्क्यू बाइनरी ट्री है, लेफ्ट साइड में आते जाएंगे तो लेफ्ट स्क्यू बाइनरी ट्री हो जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल एक और डीजनरेट या पैथोलॉजिकल ट्री का एग्जाम्पल। फिर बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? मतलब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि सपोज वर्टिसेस के अंदर हमने नंबर्स डाले हुए, तो जो वैल्यूज डाली हुई, तो जो वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड की होगी वो कम होगी पेरेंट से, और राइट साइड की वैल्यू हमेशा पेरेंट से ज़्यादा होगी। अगर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो बाइनरी सर्च ट्री कहलाएगा। बाइनरी सर्च ट्री में ये प्रॉपर्टी रहती है। देखो यहाँ 50 है, इसका लेफ्ट चाइल्ड की 40 है, इससे छोटी है, और राइट साइड की 70 है, बड़ी है इससे, ठीक है, सही बात है। देन ये 30, 45 और 40, यहाँ 40 पेरेंट है और 30 इसका लेफ्ट चाइल्ड है, तो लेफ्ट चाइल्ड की कम होनी चाहिए, 30 कम है, राइट चाइल्ड की ज़्यादा होनी चाहिए, 45 40 से ज़्यादा है, ठीक है। फिर यहाँ 60 लेफ्ट चाइल्ड है इसका, उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, कम है 70 से, ठीक है। तो ये जो ट्री है ये एक बाइनरी सर्च ट्री है।
सपोज कोई ट्री है जिसके अंदर ऑर्डरिंग डिफाइन की हुई है और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही वो वैल्यूज़ प्रेजेंट है उस ट्री के अंदर, तो वो ऑर्डर ट्री कहलाएगा, या प्लेन ट्री या पोजिशनल ट्री। सपोज जॉन है, उसके 3 चिल्ड्रन हुए हैं ऑर्डर में, एलिस, बॉब एंड सिंडी, दे आर लिस्टेड इन दैट ऑर्डर। अब इस ट्री के अंदर देखूँ एलिस, बॉब और सिंडी, ये तीनों उस ऑर्डर में ही लिस्टेड है, तो ये ऑर्डर ट्री हो गया। यहाँ पे ऑर्डर में लिस्टेड नहीं है, पहले बॉब आ गया फिर एलिस आ गया, जबकि एलिस पहले आना चाहिए था, तो ये अनऑर्डर ट्री है। नॉर्मल ट्री, इसमें क्या होता है नॉर्मल ट्री के अंदर, सपोज कोई ग्राफ है और जी और उसका सब ग्राफ है टी, तो जो ये टी है सब ग्राफ वो नॉर्मल ट्री कहलाएगा अगर इस टी के अंदर जितने भी टी पाथ हैं वो कंपैरेबल हों ग्राफ जी के अंदर। तो कैसे पता चलेगा, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया हुआ है जी, ए बी सी डी, ये इसके वर्टिसेस हैं और इस तरह से एजेस से कनेक्टेड हैं, और इसका सब ग्राफ है ये टी, जो कि एक ट्री है, इस तरीके से कनेक्टेड है। अब हमें बताना है नॉर्मल ट्री है या नहीं है। तो अगर ये सारे जो पाथ्स हैं इसके अंदर कंपैरेबल रहेंगे टी पाथ्स ग्राफ जी के अंदर, तो वो एक नॉर्मल ट्री कहलाएगा। अब ये सारे पाथ कंपैरेबल है या नहीं है, पाथ देखते हैं हम ए से डी तक। ए जो है वो डी का एंसेस्टर है, तो कंपैरेबल है ये पाथ, ए और डी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, कंपैरेबल है। पाथ फ्रॉम ए टू बी, देखो ए टू बी यहाँ पे एज है, यहाँ पे भी ए टू बी है, ठीक है। जो बी ए जो है बी का एंसेस्टर है, तो ये भी कंपैरेबल है। पाथ नेक्स्ट देखा बी से ई तक का, बी और ई एजेस है, और बी जो है एंसेस्टर है ई का, कंपैरेबल है। ए से ई देखें तो ए जो है वो एंसेस्टर है ई का थ्रू बी, ठीक है, तो ये भी कंपैरेबल है। अब एक और बात देखते हैं डी से ई तक, ये डी से लेके ई तक का पाथ। अब डी टू ई जो पाथ है, यहाँ पे तो डायरेक्टली कनेक्टेड है डी, यहाँ पे डी से ई तक का पाथ देखते हैं। डी से ई पाथ में प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डायरेक्टली कंपैरेबल नहीं है, ये डायरेक्ट एंसेस्टर डिसेंडेंट रिलेशनशिप नहीं बना रहे डी, ए बी के थ्रू होके ई तक पहुंच सकते हैं, तो ये पाथ कंपैरेबल नहीं है। दैट्स वाई ये जो टी है सब ग्राफ जी का, ये नॉर्मल ट्री नहीं है। फ्री ट्री ऐसा ट्री जिसके अंदर कोई डेजिग्नेटेड नोड या वर्टेक्स जो है वो बताया नहीं गया कि रूट है, तो फ्री ट्री कहलाएगा, इसके अंदर पता नहीं चल रहा कौन सी है, कोई भी रूट नोड हो सकती है, तो ये फ्री ट्री है। यहाँ पे ए जो है हमारा रूट नोड है, क्लियरली दिख रहा है, तो ये रूटेड ट्री है। सेंटर और बाई सेंटर ऑफ ट्री हमने देखा था, मिनिमम एसेंट्रिसिटी वाला जो है वो सेंटर ऑफ ट्री कहलाता है। फिर अगर ये जो है वर्टिसेस जो है डिस्टेंस को मिनिमाइज करते हैं दूसरे वर्टिसेस तक पहुँचने का डिस्टेंस को, तो ये निकालते कैसे हैं अब ये देखते हैं। सपोज हमें यहाँ पे एक ट्री दिया हुआ है ये, अब इसका हमें सेंटर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सारी लीफ नोड्स को हटाते हैं, जो यहाँ पे कौन सी है, एफ, ए, जी और ई, ये चारों लीफ नोड्स को हटा दिया हमने, तो हमारे पास क्या बचा, बी, सी, डी बच गया, ठीक है, बी, सी, डी बच गया। अब वापस से लीफ नोड्स को हटा देते हैं, अब बच गया सी, तो ये जो सी है वो कहलाएगा सेंटर ऑफ ट्री। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला ट्री है, जैसे इसके अंदर भी सबसे पहले हमने लीफ नोड्स को हटा दिया, तो हटाया कौन सा है, ए, एच, जी, एफ को हटाया, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, बी, सी, डी, ई बच गया। फिर वापस से लीफ नोड्स को हटाया, अब 2 नोड्स बच गए, सी और डी, तो अगर लास्ट में 2 नोड्स बच जाते हैं तो ये दोनों नोड्स कहलाएंगे बाई सेंटर ऑफ ट्री, और ये ट्री कहलाएगा बाई सेंट्रल ट्री, और यहाँ पे जो है सिंगल है, सेंटर ऑफ ट्री कहलाएगा सी नोड, और ये कहलाएगा सेंट्रल ट्री। सो इस वाले लेक्चर में हमने ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड ट्रीज़ वाले ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपको लेक्चर का PDF का लिंक चाहिए तो आप मेल कर देना मुझे इस मेल ID पे, इस सब्जेक्ट लाइन के साथ में। आपको मेल ID डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और UGC नेट पेपर टू कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के सिलेबस का PDF का लिंक चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ लाइक करना है। आप लोगों के लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ लाइक।